हेलो, वेलकम टू BKV हाईटेक स्कूल। मैं आप सभी का आज स्वागत करता हूँ। वंशागति का आणविक आधार में 17वां दिन। कल मैंने आप लोगों को प्रोकार्योटिक्स में जीन अभिव्यक्ति की बात कर रहा था। जीन अभिव्यक्ति का नियमन से संबंधित कुछ तथ्यों को मैं आपके सामने रखने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने जॉनसन का चर्चा किया था। जॉनसन ने जीन का नामकरण किया था। TH बावेरी और सटन का बात किया था मैंने, और इसके पहले मैंने मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन का बात किया था कि किस प्रकार से यूकारियोट्स में मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मोनोसिस्ट्रॉन बनते हैं, और जो प्रोकारियोट्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन होता है। पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन में हमने बताया था कि बहुत सारे जीन एक मशीन की तरह कार्य करते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है जिसे हम लोग पढ़ेंगे बाद में चलकर कि उसे ऑपरेंड मॉडल कहा गया। ऑपरेंड मॉडल या ऑपेरॉन मॉडल क्या है? तो यह कुछ मॉडल नहीं है, बल्कि F जैकब और J मोनोद, ये दो व्यक्ति के जैकब और मोनोद याद रखिए। जैकब और मोनोद, ये दो जीव वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार से जीन अभिव्यक्ति होता है, इसके लिए इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे आज हम लोग जो है ओपेरॉन मॉडल के नाम से जानते हैं। ऑपरेंड मॉडल में हम लोग लैक ऑपरेंड मॉडल देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कल आपसे वादा किया था कि कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा जिसके जाने बगैर हम लैक ऑपरेंड मॉडल को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जब मैं चर्चा करूंगा तो ये शब्द क्या होंगे, उनका मतलब क्या क्या लिया जाएगा, उसको हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहला जो टर्म है हम लोग समझेंगे, जिसको हम लोग रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। रूपांतरण, या इसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे तो मैं रूपांतरण और ट्रांसफॉर्मेशन बताया था, आपको याद होगा। इसका एक उदाहरण हम लोगों ने लिया था। S टाइप बैक्टीरिया लिया था और R टाइप लिया था। स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया था, है। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से S प्रभेद यानी S टाइप का जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था, हमने उसको मार दिया था गर्म करके। हमने नहीं, बल्कि जीव विज्ञानियों ने S टाइप को मार दिया था। लेकिन किस, और R टाइप हानिकारक नहीं था, हमने बताया था। निमोनिया पैदा नहीं करता था चूहों में। चूहा का प्रयोग जो हमने बताया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पैदा करने वाले निमोनिया बैक्टीरिया है। तो किस प्रकार से हमने देखा था कि S टाइप मर गया है, लेकिन उसका अंश अगर हम R टाइप में डाल दे रहे हैं तो R टाइप क्या हो जा रहा है, S टाइप में बदल जा रहा है। इसको हमने वहाँ नाम दिया था, इस प्रक्रिया को स्थानांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, जिसमें कि बैक्टीरिया का DNA एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद यानी एक टाइप से दूसरे टाइप में जब जाता है तब क्या होगा,
तो दूसरा जो प्रभेद नए डीएनए के अनुसार अपना गुण निर्धारित कर देता है ना? मतलब यह डीएनए ए है और यह डीएनए बी है, जीव बैक्टीरिया। इसका डीएनए अगर बी में चला जाएगा तो अब यह बी के जैसा काम नहीं करेगा, अब यह एक्टिव या ए के जैसा इसमें उत्पादन होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो भी प्रोटीन बनेंगे वह ए के जैसा बनना शुरू हो जाएगा, बी वाला। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि एक प्रभेद से दूसरे प्रभेद में परिवर्तन, इस क्रिया को हमने नाम दिया ट्रांसफॉर्मेशन है। अब मैं एक और चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को। दूसरा कौन सा चीज है? पारक्रमण या ट्रांसडक्शन क्या है? पारक्रमण या ट्रांसडक्शन, ये देखिए जीवाणु भोजी जिसको बैक्टीरिया फेज हमने कहा था, डीएनए एक बैक्टीरिया की कोशिका से दूसरे में चला जाता है। जीवाणु भोजी वायरस होता है, हमने बताया था। तो पारक्रमण या ट्रांसडक्शन क्या है? मान लीजिए कि यहां पर एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में जीवाणु भोजी वायरस आया और फिर यह जीवाणु भोजी वायरस बैक्टीरियोफेज, बीपी हमने लिखा है शॉर्ट में, ए बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर गया। बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में हम ये समझें कि जीवाणु भोजी का डीएनए ही जाता है। मैं से बताया वायरस का बाकी जो प्रोटीन वाला पार्ट है वह बाहर ही रह जाता है। जब जीवाणु भोजी किसी बैक्टीरिया में जाता है तो सिर्फ उसका डीएनए ही बैक्टीरिया में प्रवेश करता है ना? तो ऐसे किसी जीवाणु भोजी का डीएनए एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जब जाता है तो इसको हम लोग इस विधि को क्या कहते हैं? पारक्रमण या ट्रांसडक्शन। याद रहे कि एक एक चीज जो बता रहा हूं उसको लिखना भी है, आप लोगों को नोट करना है, याद भी करना है। तीसरा एक और चीज बताऊंगा मैं आप लोगों को, संयुग्मन क्या होता है। देखिए निषेचन तो हम लोग पढ़े थे ना, निषेचन में किसका संयुग्मन होता था? नर युग्मक और मादा युग्मक। ये मतलब कि स्पर्म और ओवम या यूं कहें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और इन दोनों के संयुग्मन को निषेचन हमने कहा था। जब एक में हो जाएंगे तो जायगोट का निर्माण होता है, फर्टिलाइजेशन कहिए नहीं या संयुग्मन कहिए। लेकिन अब यहां पर हम प्रोकार्योट्स में कैसे संयुग्मन की हम बात करते हैं, इसमें याद रखिए कि प्रोकार्योट्स में जो दो बैक्टीरिया हैं, दो बैक्टीरिया की कोशिकाएं जब एक दूसरे के नजदीक आती है ना तो इनमें भी अट्रैक्शन होता है। एक जो होता है वह अपना डीएनए दाता बन जाता है, या उसको नर कोशिका कह लीजिए, और दूसरा जो बैक्टीरिया का कोशिका होगा ग्राही हो गया, यानी डीएनए को ग्रहण करने वाला। इसमें जब दो बैक्टीरिया में अट्रैक्शन होगा अलग अलग जातियों का, तो रियल में ये दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। दोनों बैक्टीरिया मिलकर एक हो जाएंगे। कैसे एक हो जाएंगे? तो एक बैक्टीरिया अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल देगा, तो क्या होगा? जो डीएनए गया वो डीएनए अब अपने हिसाब से उस बैक्टीरिया के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा।
जैसे हमने कुछ दिन पहले बताया था कि ए बी में गया तो बी ए के जैसा उसमें उत्पादन शुरू हो गया, ए के जैसा प्रोटीन बनना हुआ स्टार्ट हो गया। तो बैक्टीरिया भी एक दूसरे से संयुग्मन करते हैं, मिलते हैं। जिस प्रकार से नर गैमेट मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक एक दूसरे से मिलते हैं ना, उसी प्रकार से ये बैक्टीरिया भी एक दूसरे से मिलते हैं। तो वही मैं समझाया कि नर कोशिका जो डीएनए को दान करेगा और दूसरा ग्राही या मादा कोशिका होता है। अब दाता कोशिका जो दे रहा है डीएनए, इससे एफ कारक फैक्टर कह लीजिए या क्रोमोसोम्स कह लीजिए, डीएनए कह लीजिए, डीएनए ग्राही कोशिका में संयुग्मन नलिका द्वारा स्थानांतरित करता है। संयुग्मन नलिका बनता है बैक्टीरिया के शरीर के अंदर। क्या होगा, एक नली बनेगा और इस नली से क्या करेगा, अपना डीएनए जो है डाल देगा दूसरे बैक्टीरिया में। एट्रैक्शन जब दोनों बैक्टीरिया के अंदर हुआ तो आकर्षण जब हुआ, इस कारणवश क्या होगा कि ग्राही जो कोशिका है, ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला, जो डीएनए दूसरे का ग्रहण कर रहा है, जो ग्राही कोशिका है, इसके अनुवांशिक लक्षण में परिवर्तन हो जाएगा। पहले जो प्रोटीन बनाता था अब नहीं, इसका लक्षण क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ग्राही कोशिका का एफ कारक अब दाता के एफ कारक से कभी कभी नहीं मिलकर अलग ही रहेगा, लेकिन दाता वाला डीएनए काम करेगा। और अगर एक दूसरे से मिल गया तो दोनों एक दूसरे का जीन को परिवर्तन कर देंगे और म्यूटेंट के रूप में बन जाएंगे। उनको म्यूटेंट कहेंगे, है ना। उत्परिवर्तन हमने सीखा था, ये उत्परिवर्तन के कारक बन जाएंगे। जीन इनका चेंज हो जाएगा पहले के अपेक्षा। जब जीन चेंज हो जाएगा और दोनों का जब डीएनए एक दूसरे से मिल जाता है तो इसको HFR कहा जाता है। HFR हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसका फुल फॉर्म होता है हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। इनका जो जीन है डीएनए पर, ये बहुत ही तेजी के साथ एक दूसरे से रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। और ये HFR का हम लोग प्रयोग जो है बायोटेक्नोलॉजी में देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी के जीन में परिवर्तन लाकर नए लक्षण के अनुसार जो है उनके अंदर नया प्रोटीन हम बनाते हैं, है ना। तो नींद आ रहा है, सुखिए जाइए रूम में। HFR का हम लोग यूज जो है देखेंगे किस प्रकार से बाहर होता है। इसमें याद रखिए एक और चीज़, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवों में अनेक जीन होते हैं, नहीं जिनका उपयोग लेकिन हमेशा नहीं होता है। आप हमारे शरीर के अंदर क्या जितने जीन हैं उन सब का उपयोग हम लोग करते हैं, सभी प्रोटीन एक समय नहीं। खान पान हमारा, अब सोचिए कि अगर आप सेव नहीं खाएंगे तो सेव को पचाने वाले एंजाइम्स की क्या जरूरत है ना। सेव को पचाने वाले एंजाइम्स की क्या जरूरत है। चीजें वही एंजाइम्स मतलब क्या, प्रोटीन। डीएनए के द्वारा मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए क्या बनाता है, राइबोसोम के पास जाकर राइबोसोम्स प्रोटीन बनाता है ना। तो प्रोटीन का मतलब सिर्फ प्रोटीन मत समझिएगा, एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। यहाँ प्रोटीन का मतलब एंजाइम समझेंगे हम लोग। हमारे बॉडी में जो भी एंजाइम्स बनते हैं, चाहे पेप्टाइडेज हुआ, चाहे डीएनएज हुआ, पॉलीमरेज हुआ, ये सब जितने एज लगा हुआ है राष्ट्र में, सब तो एंजाइम ही होते हैं ना। गैलेक्टेज,
लैक्टेज, सब एंजाइम्स है। जब जिसकी जरूरत है तभी ना बनेगा। हम जो खाते हैं ना, खाते हैं उस समझिए कि एक उत्प्रेरक है। कैसे कि हमारे बॉडी में वो पदार्थ जब जाएगा तो प्रेरक की तरह कार्य करेगा, उससे संबंधित जो जीन होगा उसको पचाने वाला एंजाइम्स बनाना है, यानी उसको पचाने वाला प्रोटीन बनना शुरू कर देगा। और जब नहीं खाएंगे तो प्रोटीन नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ समझिए कि जरूरत पड़ने पर हम सक्रिय भी कर सकते हैं और इसे निष्क्रिय भी कर सकते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय किस स्तर पर किया जाएगा, तो इसके लिए दो चीज़ों को हमें समझना होगा। जब हम ऑपरेंट मॉडल पढ़ेंगे तो इनका हम लोग जरूर जिक्र करेंगे। क्या चीज़? एक जो होता है ऑपरेंट मॉडल में समझना है अभिप्रेरण, या इसी को हम लोग इंडक्शन कहते हैं। तो इंड्यूसर किसे कहेंगे? इंड्यूसर कहेंगे अभिप्रेरण, प्रेरक, या उसको खाली प्रेरक कहिए। जैसे अभी हमने बोला कि दूध नहीं पिएंगे तो दूध को पचाने वाला एंजाइम, लैक्टोज जाएगा तो लैक्टोज को पचाने वाला एंजाइम बनेगा। तो लैक्टोज क्या है? प्रकार का इंड्यूसर है, अभिप्रेरक है, जो उसको पचाने वाले एंजाइम्स को बनाना शुरू कर देगा, यानी जीन को एक्टिव कर देगा। अगर लैक्टोज नहीं लेंगे तो जीन जो है सुसुप्त अवस्था में रहेगा, तो उसको एंजाइम्स की क्या जरूरत है ना। तो ये चीज़ है अभिप्रेरण। समझिए कि अभिप्रेरण क्या है ना। अभी हमने बताया कि एक प्रकार का जीन नियंत्रण सिस्टम है, जिससे कि सब्सट्रैट यानी कोई पदार्थ मिलाने पर क्या हो जाएगा, एंजाइम का संश्लेषण प्रारंभ हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि लैक्टोज लेंगे, तो लैक्टोज लेंगे तो जीन, कुछ जीन लैक्टोज को पचाने वाले एक्टिव हो जाएंगे, यानी वह प्रोटीन का बनना जो है, यानी प्रोटीन का संश्लेषण जो है प्रेरित हो गया। तो प्रोटीन का संश्लेषण को प्रेरित कौन किया? अभी मेरे उदाहरण के अनुसार लैक्टोज किया। लैक्टोज कहाँ था? दूध में था। तो लैक्टोज एक प्रकार का क्या हो गया? इंड्यूसर हो गया, प्रेरक हो गया, है ना। इसी के कारण जो है इसेरेसिया कोलाई में, इसेरेसिया कोलाई का हम तो जब तक पढ़ेंगे तब तक नाम लेंगे। इसेरेसिया कोलाई जीव विज्ञान जब पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है। इसेरेसिया कोलाई में क्या होता है? लैक्टोज जब आता है तो उसका हाइड्रोलाइसिस होता है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब कि लैक्टोज जब पानी में जब जाएगा तो लैक्टोज टूटेगा, और टूटेगा लैक्टोज तो कैसे टूटेगा? ग्लूकोज और गैलेक्टोज डाइसैकराइड है। लैक्टोज जो है डाइसैकराइड का मतलब क्या हुआ? इसमें ग्लूकोज के दो अणु जब होंगे तो डाइसैकराइड, और ग्लूकोज मोनोसैकराइड है। पॉलीसैकराइड का मतलब क्या? दो या दो से अधिक जब ग्लूकोज के जैसा C6 वाला रहेगा फॉर्मूला तो पॉलीसैकराइड हो जाएगा। तो लैक्टोज टूटता है। कैसे टूटता है? पानी में नहीं, घुलकर। और किस रूप में टूटेगा? तो दो चीज बनता है। लैक्टोज जब टूटता है तो ग्लूकोज बनता है, और दूसरा गैलेक्टोज बनता है। ये मोनोसैकराइड से, और ये डाइसैकराइड। डाइसैकराइड टूटकर दो मोनोसैकराइड से टूटा। अब क्या इसी तरह अपने आप टूट जाएगा? टूटने के काम तो चलेगा, लेकिन यह प्रेरित हो जाएगा।
यह प्रेरित हो जाएगा। कब? लैक्टोज जब जाएगा इसेरेसिया कोलाई में तो वह एक जीन को प्रेरित कर देगा। किस जीन को? जो बीटा गैलेक्टोज बनाता है, गैलेक्टेज, बीटा गैलेक्टेज, ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टेज। यह बीटा या बीटा ग्लाइकोसाइडेज कहते हैं इसको, गैलेक्टेज नहीं, बीटा ग्लाइकोसाइडेज। यह जो एंजाइम है वह लैक्टोज को दो में तोड़ता है। तो लैक्टोज आएगा बैक्टीरिया के शरीर में और बीटा ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम को, प्रोटीन को बनाने वाले जीन को यह प्रेरित करेगा। किस लिए? ताकि लैक्टोज टूट जाए किस में? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो लैक्टोज एक प्रकार का क्या हो गया? किसी जीन को जगाने वाला हुआ ना, बस जीन को जगाने वाले को ही हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरक या प्रेरक या इंड्यूसर, जो कहिए सो कहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, आपके पुस्तक में मिलेगा, बाद में पढ़ेंगे, कि जब किसी माध्यम या इसेरेसिया कोलाई में लैक्टोज मिलाया जाता है तो एंजाइम के संश्लेषण में, कौन सा एंजाइम का संश्लेषण है? बीटा ग्लाइकोसाइडेज 10,000 गुना वृद्धि हो जाती है जी। लैक्टोज जैसे ही गया, मान लीजिए कि बिना लैक्टोज का 1 मिनट में 1 ग्राम बन रहा था बीटा ग्लाइकोसाइडेज, 1 मिनट में 1 ग्राम बीटा ग्लाइकोसाइडेज बन रहा है। लेकिन जैसे ही लैक्टोज आया, अब 1 मिनट में 10,000 ग्राम यह बीटा ग्लाइकोसाइडेज बनने लगेगा। लैक्टोज के आते हैं तो एंजाइम जग जाता है, और जगाने वाला कौन है? अभिप्रेरक। इसको हम लोग इंड्यूसर के नाम से जानेंगे। जैसे ही सब्सट्रैक्ट यानी लैक्टेज को हटा लिया जाता है, लैक्टोज को हटा लिया जाएगा, तो एंजाइम के संश्लेषण की मात्रा में तुरंत गिरावट आ जाती है। मतलब फिर 10,000 से फिर 1,000 हो जाएगा, मतलब जल्दी से गिरने लगेगा। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा यहाँ पर कि लैक्टोज जो है एक प्रेरक का कार्य करता है, जो जीन को जगा देता है बीटा ग्लाइकोसाइडेज की जगह, है ना? एक एक चीज बढ़िया। इस प्रकार के जेनेटिक तंत्र को ही क्या कहते हैं मालूम है? इंडिसिबल सिस्टम, यानी प्रेरणीय तंत्र इसको कहते हैं, जिसमें यह प्रेरक कोई होता है और जीन प्रेरक के बाद जगता है, तो इसको हम कहते हैं प्रेरणीय। प्रेरणा होता है तो प्रेरणीय, है ना, प्रेरणीय तंत्र इसको कहते हैं। एक और चीज हम लोगों को पढ़ना है, दूसरा पॉइंट के बारे में मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दमन या रिप्रेशन। इसी को हम लोग रिप्रेसर के नाम से जानते हैं। दमन तो समझते हैं, आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, लेकिन पिताजी के डांट के बाद आपकी सारी इच्छाओं का दमन हो जाता है, मतलब सफाया हो जाता है, रोक लग जाता है। दमन, रिप्रेसर एक ऐसा यौगिक होगा, एक ऐसा अणु होगा जो क्या कर देगा? जीन को सुता देगा। अब सीधी सी बात अपने भाषा में कि प्रेरक क्या होगा? जो जीन को जगाएगा, और रिप्रेसर दमनकारी क्या होगा? जो जीन को सुताएगा। मतलब किसी जीन से जो प्रोटीन बनने वाला होगा, ये प्रोटीन नहीं बनने देगा, है ना? लेकिन ये मत सोचिए कि किसी ऑपरेंट मॉडल में ये नहीं होता है और ये नहीं होता, सब होते हैं, ये नहीं होता, आ जाता है। कब आता है?
जब कोई इंड्यूसर न हो। इंड्यूसर अगर आ जाता है तो यह दमनकारी जो है यह उसका बस नहीं, यह टूट जाता है ना, यह टूट जाता है। तो इस प्रकार के हम अब बता रहे हैं दमनकारी के बारे में कि जब किसी जीव संश्लेषित प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद मिला दिया जाता है। कल का क्लास आपने देखा है, सब वही बता रहा हूँ। दूध लाया तो खीर बना, है ना, जीन ने बहुत सारे एंजाइम्स बनाया, खीर बना। लेकिन अगर आपको जो दूध लाते थे, यानी खीर बनाने की प्रक्रिया में जो आप सर्वप्रथम थे, आपको लाकर खीर ही दे दिया, तो क्या आप दूध लाने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप क्या सोचेंगे? दूध तो आ गया, तभी ना खीर सामने आ गई। वही बातें यहाँ मैं समझा रहा हूँ। तो खीर जो इस प्रोसेस का, दूध लाना, पकाना, ये डालना, वो डालना, खीर बनना, खीर क्या था? एंड प्रोडक्ट था, अंतिम उत्पाद था। तो यहाँ अंतिम उत्पाद जो होता है वह दमनकारी होता है, रिप्रेसर होता है। यानी जो आगे का प्रोसेस है वह रोक देगा, आगे का प्रोसेस नहीं होने देगा, है ना। इस प्रकार से संश्लेषित प्रक्रिया का अंतिम उत्पाद जब मिला दिया जाता है तो एंजाइम का संश्लेषण क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसके संश्लेषण के लिए जो भी आवश्यक है वो रुक जाएगा। इसका उदाहरण लेना चाहते हैं तो एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। हिस्टीडीन अमीनो अम्ल को माध्यम में जब डाला जाता है तो हिस्टीडीन संश्लेषक जो एंजाइम है उसका उत्पादन जो है कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हिस्टीडीन अमीनो अंतिम उत्पाद है और उसको अगर मिला दिया जाएगा शुरू में ही तो फिर इसका उत्पादन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, है ना। इस प्रकार के जेनेटिक तंत्र को क्या कहेंगे? उसको तो प्रेरणीय तंत्र कहते थे। तो इसको क्या कहेंगे? दमनकारी तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? दमनकारी तंत्र, है ना। और ऐसे यौगिक जैसे हिस्टीडीन जो दमनकारी की तरह कार्य कर रहा है उसे सहदमनकारी कहते हैं। सहदमन कारक, है ना। को रिप्रेसर, हालांकि को रिप्रेसर मैं बताऊंगा जब एक यौगिक दूसरे के साथ मिलकर रिप्रेसर का काम करता है, यानी रोकने का कार्य करता है, तब बनता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेन मॉडल का कि ऑपरेन मॉडल क्या होता है। ऑपरेन मॉडल में मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि जैको और मोनेट थे। 1961 में इन्होंने काम किया था, जीन नियंत्रण संबंधी मॉडल प्रस्तावित किया था जिसे ऑपरेन मॉडल कहा जाता है। मैं यूं कहूं कि ऑपरेन जो है, ऑपरेन क्या है? ऑपरेन क्या है? ऑपरेन तो जीनों का एक समन्वित समूह है, बहुत सारे जीनों का समूह। मैं बार बार पॉलीसिस्टोनिक का नाम ले रहा हूँ, जो एक साथ डीएनए से अनुलेखित या ट्रांसक्राइब हो जाते हैं, एक साथ डीएनए से बन जाते हैं एवं किसी चयापचय मार्ग मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है, जैसे लैक्टोज का हमने पढ़ेंगे लैक ऑपरेन में कि लैक्टोज को तोड़ने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स लगेंगे,
और बहुत सारे एंजाइम्स के लिए बहुत सारे जीन। तो जीन जो है व्यवस्थित क्रम में जुड़ जाते हैं चयापचयी मार्ग को नियंत्रित करने के लिए, है। तो अब हम ऑपरेन का क्या उदाहरण देंगे? तो ऑपरेन जीनों का एक ऐसा समूह है जो एक साथ डीएनए से अनुलेखित हो जाता है या ट्रांसक्राइब हो जाता है एवं किसी चयापचयी मार्ग यानी मेटाबॉलिज्म के मार्ग की इकाई की तरह नियंत्रित करते हैं। ये ऑपरेन की परिभाषा हो सकती है। अब